बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम जी सर। वालेकुम सलाम। जी, बस ये एक दो सेशन हमारे अब रह गए हैं, तो बस इसमें अब कोर्स को हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। आज मेरा प्लान था कि ग्रुप अकाउंट्स को मैं स्टार्ट करूंगा और मैं एक्सक्लूसिवली इसका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ये इशू है, एक लेसर की अकाउंटिंग का। ये हम ज़रा देख लेते हैं, इसके कुछ एरियाज पे थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। लेसर की अकाउंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो पिछला स्टैंडर्ड था हमारा IS 17, उसमें जो रूल्स डिफाइंड थे मोरलेस वही रूल्स इन्होंने IFRS 16 में ही अडॉप्ट कर लिए हैं। और जो IFRS 16 है उसको जो इशू करने का जो एक ऑब्जेक्टिव था, जस्ट 1 मिनट, ओके, जो IFRS 16 को इशू करने का जो ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज डिफाइनिंग एंड रीअरेंजिंग द अकाउंटिंग फॉर लेसी। लेसर के एंड के ऊपर कोई इतना पर्टिकुलर इशू था नहीं, लिहाजा वही अकाउंटिंग कंटिन्यूड है। इसकी अकाउंटिंग के लेसर की अकाउंटिंग का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए IFRS 16 जो है ये हमें गाइडलाइन देता है कि आप चेक करें कि लेसर ने जो एसेट है उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए हैं लेसी को या नहीं किए हैं। ठीक है, लेसी के लिए ये कंडीशन नहीं है, लेसी के लिए तो उसने एसेट रिकॉर्ड करना ही करना है। ठीक है, चाहे वो कोई भी लीज है, सिवाय वो दो एक्सेप्शंस के। ठीक है, वो दो एक्सेप्शंस क्या थी? वो दो एक्सेप्शन ये थी कि या तो वो 1 ईयर से कम की लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा, या वो कोई जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बड़ी इमटेरियल होगी कंपनी के पर्सपेक्टिव से। अगर ये दो केस है तो फिर लेसी जो है वो उसको एसेट एसेट ना रिकॉर्ड करे, राइट ऑफ यूज की अकाउंटिंग ना करे, लेकिन इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम में लेसी को एसेट रिकॉर्ड करना है और सब्सिक्वेंटली उसके कॉन्सिक्वेंटली लाइबिलिटी को बुक करना है। लेकिन लेसर की अकाउंटिंग करते वक्त IFRS 16 आपको लेसर को ये ऑप्शन देता है, या उसको एक असेसमेंट करने का कहता है कि आप चेक करो कि आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए या नहीं किए। अच्छा, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करने का मतलब अभी इसके नीचे डिटेल भी है, लेकिन बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक एसेट में जो भी टूट फूट होगी वो लेसी की है, जो इंक्रीज होगा वो लेसी का है। तो इसका मतलब ये है कि जो लेसर ने अल्टीमेटली वो एसेट जो है वो लेसी को सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया है। ठीक है, तो इस केस में लेसर जो है वो अपनी बुक्स में से उस एसेट को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर लेसर ने वो एसेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किए हैं, ठीक है, तो फिर वो उसको एज एन ऑपरेटिंग लीज कंसिडर करेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज का भी क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो इस चीज को अगर मैं दो वर्ड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूं, ऑपरेटिंग लीज, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि डज द लीज ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड या इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द अंडरलाइंग एसेट टू द लीज। ठीक है, जो लीज की के अंदर वो जो अंडरलाइंग एसेट था उसके रिस्क
एंड रिवॉर्ड्स वो ट्रांसफर हो चुके हैं। अगर ट्रांसफर हो चुके हैं तो वो फाइनेंस लीज कहलाएगी, और अगर ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो ये ऑपरेटिंग लीज कहलाएगी। इसको अगर हम अगर समझने के लिए बात करें तो ऑपरेटिंग लीज इज ए शॉर्ट टर्म लीज, शॉर्ट टर्म लीज। ठीक है, थोड़े अरसे के लिए आपने कोई चीज रेंट पे दे दी है, और ये फाइनेंस लीज इज ए रिलेटिवली लॉन्ग टर्म लीज। ठीक है, अब ये बड़ी सब्जेक्टिव। अच्छा, अजान यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, जस्ट अजान सुन लें, फिर हम 5:30 पे ब्रेक करेंगे नमाज।
डॉक्टर साहब क्लास शुरू हो गई है। दानिश भाई क्लास हो रही है कि नहीं, कि मुझे आवाज नहीं आ रही? क्यों ना ग्रुप डिस्कशन हो जाए। हाँ जी। अनिका क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं आई। अच्छा, आवाज नहीं आ रही सी क्लियर? अब आवाज आई है सही। ननिका क्या बोल रहे अच्छा, हैं? मैंने कहा कि क्यों ना ग्रुप डिस्कशन हो जाए। हाँ जरूर, श्योर श्योर। हाँ, जो हमारे तकड़े तकड़े लड़के हैं, हमारे सुलेरी और यासीन साहब और दूसरे। जी जरूर, हो जाए हो जाए। आज हाँ, हाजिरी नहीं बताया। लगा। हाफिज साहब कैसे हैं, ठीक हैं? अल्लाह का एहसान बिल्कुल है मना। आप लोग ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैं क्या कहा। राउत हाँ, साहब की बड़ी याद आ रही। राउत साहब मेरी बात ही नहीं सुनते अब, नहीं नाराज हो नहीं जाते। नहीं, आवाज आपकी ना बहुत स्लो आ रही है। तो शाम भाई, ये बात की नाराजगी वाली किस बात की यार? हम हाजिर ताबेदार आदमी। राउत साहब क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? शुक्र अल्लाह का है। आप सुनाए कैसे हैं, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब लॉ के और लेक्चर में, कैसे जी? लॉ कंपनी लॉ के लेक्चर में नहीं आते आप? नहीं, हमने ला रखा ही नहीं हुआ, ला वाला मजाक ही नहीं है। लेकिन ये मजाक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसके बगैर आगे नहीं जा सकते। नहीं तो ला अभी नहीं ना कर सकते ना, अभी तो हम न्यू है ना, तो इसी वजह से अभी फैब में तो ज्वाइनिंग हुई है, न्यू ज्वाइनिंग। जनवरी में, इसीलिए तो। रिविजन कर रहे हैं सारे साथ साथ? यार टाइम बहुत कम मिलता है बस, वैसे थोड़ा सा टच कर लेते हैं। आप कितने लेक्चर ले रहे हैं फारूक भाई? बस यही है कि टाइम बहुत कम मिलता है तो। यार अगर एक ही है तो फिर तो दिन रात ही टाइम है। तो यार बस लेक्चर सुनने के बाद थक जाते हैं ना बहुत ज्यादा। अच्छे सुनते थक जाती हो? नहीं, सारा दिन जॉब कर लेते हैं और फिर लेक्चर सुन लेते हैं तो बंदा मेंटली थोड़ा थक जाता है ना। हाँ, आपकी बात सही है। उसके बाद क्योंकि फिर एक्सक्यूज मी राहुल। हेलो राहुल, यस मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी जी, आप बात करें। अच्छा राहुल, मैंने ये पूछना था, आप भी कॉर्पोरेट की क्लास ले रहे हो ना? हाँ जी, आपको पता था जितनी इज्जत होती है हमारी वहाँ मैंने पे, कल ही यहाँ पे ज्वाइन नहीं। की है, मुझे कल ही मालूम हुआ है। इस फील्ड में आपने शेयर नहीं करनी, जितनी इज्जत हमारी वहाँ पे होती है आपको पता ही है। कल सुन लिया होगा आपने। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ना जस्ट एक ओवरव्यू लेना चाह रही थी क्लास का। ओवरव्यू? अगर आपने न्यू ज्वाइनिंग किया तो मेरा भी मशवरा ये है कि आपको जीरो है ना बिल्कुल भी ला में। रिकॉर्डिंग हो रही है यार। यार मैं कौन सी वो मशवरा ही दे रहा हूँ ना। कोई तो मसला नहीं, बाकी डॉक्टर साहब करे, कोई टेंशन नहीं है यार, यार, रिकॉर्डिंग ये की डरते बड़े ICMS आईसीएमएस से यार, क्या हो जाएगा आईसीएमएस से? हमने कौन सी राहुल, आप एक काम करें। जी राहुल,
जी बताएं। आप नंबर शेयर कर दें, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी। ठीक है मैं शेयर करता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे जो सवाल आपने जनरल करना, हो सकता है मुझसे बेस्ट कोई ओपिनियन मेरा भाई यहाँ पे आपको दे दे। मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन आप, नहीं मैं आपसे बात। ठीक है, आप बस कांटेक्ट नंबर दे दें, मैं खुद आपको देख लूंगी। जी ठीक है। जी हारत भाई। रॉक साहब जी तीनों इत्तेशाम पेपर भाई। देने, जी जी। तीनों पेपर देने हैं अगस्त में। यार नहीं, अगस्त में एक मेरा एफए का है और एक लॉ का, बस। एमए क्लियर है? एमए अजीम ना साहब से भी मैंने बड़ी अपनी इज्जत कराई है, बहुत ज्यादा इज्जत कराई है। इज ही इज माशाल्लाह माय से। फेवरेट टीचर, आई लव हिम। ओ जितनी माय उन्होंने मेरी गॉड। हिस्ट्री की है मुझे पता है। हो गया क्लियर? कल हम मुफ्ता किया था, पहले मैंने पढ़ा था वो जो सर नहीं है अपने, एक ठाकुर साहब, क्या नाम है उनका, जो गंजे से हैं। इफ्तिखार ठाकुर। नहीं यार वो कहाँ, मैं देख फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था कि 2-3 दफा लगे हो, जोर लगाया? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम में मैंने फर्स्ट टाइम दी थी, लेकिन मैंने जैसे ये अभी ये सिस्टर। इमरान ठाकुर। रॉक साहब आपने कब से आईसीएम में ज्वाइन किया हुआ है? ये जब छोटे से होते थे। Once upon a time he was टीम 10 years old. रॉक साहब फिर भी कब से आईसीएम में ज्वाइन किया? मैंने मैंने 2018 में ज्वाइन किया था। 2018 में। मेरा मेरे ब्रेक आ गया था, जॉब मैंने ज्वाइन कर ली थी, जॉब मिल गई थी मुझे गवर्नमेंट की। तो उसके बाद फिर आपको पता है, जब बंदे को जब एक फिश होती है वो तो मिल जाती है, फिर बाद में मेरी स्पीड स्लो हो गई थी, मैंने अटेम्प्ट नहीं दी, 1 साल अटेम्प्ट नहीं कोई दी मैंने। ओहो। ये बात है। अब मैंने ये ब्रेकडाउन क्यों होता है बीच में? रॉक साहब मैं 2 की एवरेज से चलूं तो कोई मसला तो नहीं है? अभी बेस्ट है, भी मैंने स्टार्ट किया है। बेस्ट है, बेस्ट। 2 बेस्ट हैं, एक आप थ्योरी का रखो और एक साथ न्यूमेरिकल का। मुझे थ्योरी ऐसे कईयों को रखो। अच्छी लगती है, कईयों को बुरी लगती है। तो थ्योरी से जब बंदा बोर हो जाए फिर बंदा न्यूमेरिकल कर ले। हमारे तो बरों यही करा है। मैंने तो सारे पेपर ही 2 कर करके किए। भाई तू तो बचपन तू तो पैदा ही यहीं पे हुआ है आईसीएम में, कहते पता चला मुझे तेरा। नहीं यार, मैं तो यार ऑपरेशनल लेवल से यहाँ पे हूँ। आप मैं ज्यादातर बच्चे बैचलर करके आए हैं इधर। हाँ हाँ, वो इसलिए तो मैंने आपको कहा है ना कि आप तो पैदा यहीं पे हुए हो। हाँ हमारे अंदर थोड़ा सा पुरानी है। लेकिन आपको बड़ा फायदा है, जो ऑपरेशनल लेवल से आपको तो अब आदत होगी सब तरीका कर सारा। अब मैंने और जनवरी में ऑपरेशन लेवल का मैडम पर क्या नाम है उसका यार, बिलाल मैडम का, एफसीएमए की मिस मैम अमरीन अमरीन। पढ़ा है, मैम अभी अमरीन। पढ़ा है मिस अमरीन। वो अच्छी टीचर है। और एक वो अच्छी बहुत बंदी अच्छी है। टीचर है यार, नाइस। अच्छी उनसे बंदी इंटरप्राइज है। मैं मैनेजमेंट की टीचर का नाम क्या था? मिस नौशीन। मैं तो इंटरप्राइज मैनेजमेंट किसी और कोई से पढ़ी है। यार मुझे उससे नहीं मैम भी पढ़नी, नहीं पढ़ाई। मैडम नशीन से नहीं पढ़नी, वो ऐसा ही है जैसे ला है। और नहीं यार, यार बड़ी कमाल पढ़ाई है कसम से उन्होंने। मिस यार नौशीन मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक जो टीचर्स ने ज्यादातर पढ़ाया ना, मैं बस वो सुनता हूँ, एंड पे मैंने 1 माह पढ़ना होता है। वो जो है ना, वो मैं अपनी तैयारी खुद ही करता हूँ। और लास्ट से मैम अमरीन ने एफसीए में पढ़ाया था, तो मैंने उनकी मैं कहा बड़ी हद को 3 क्लासें ली होंगी। उसके बाद यूट्यूब वाली सरकार पास जिंदाबाद। नहीं यार, यूट्यूब मैम नौशीन के बाद बहुत ज्यादा नॉलेज है यार, कमाल का पढ़ाया यार आप उन्होंने। इसी तो क्या रिकॉर्डिंग ब्रेक नहीं कर सकते हमारी, ये आईसीएमए वाले जो हम हमारी बाकी रिकॉर्डिंग चल रही है। डर तो कोई नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग का फायदा क्या? वो क्या कर देंगे वो रिकॉर्डिंग में, हमें हमें पकड़ के अंदर कर देंगे। यार कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा ज्यादा क्या यार होगा यार बस। मैं बस छोड़ दूं, आईसीए में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शरीफ लोगों का इंस्टीट्यूट है। अच्छा वैसे राहुल साहब कहने की बात है, बाकी सारे हमें सुनते हैं, हम भी बोलते हैं। यार शाम तेरी आवाज बड़ी कम आती, क्या होता है, कहाँ चले जाता है? यार ये मेरा माइक कसम से टूट गया, मेरे पाँव के यार नीचे आ गया। हटवा देंगे, गिफ्ट भेज दें आपको माइक अच्छे वाला। नहीं नहीं, आपकी सदाकत है ये तो। आपसे इंशाल्लाह वापडा उसमें मुलाकात होगी अब तो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। यार कभी फिजिकल आईसीए में क्लासेस कब मिल ही स्टार्ट लेते हो हैं रही इकट्ठे हैं? सारे ना। हो गई है यार लोग। यार किसी को आइडिया है? जो मुल्तान के दोस्त बैठे हैं, मुल्तान में कब से स्टार्ट हो रही है? मुल्तान का नहीं आइडिया सर, लाहौर।
रऊफ साहब ये लॉ क्या कहते हैं, आसान है कि मुश्किल है? ये आपके किस सब्जेक्ट से पीछे रिलेटेड करता है जिन्होंने आईकॉम बीकॉम किया हो? किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। ये तो थ्योरी है, तो फिर भी मतलब ये आप एक कानून पढ़ रहे, कानूनदान है बस, ये ज्यादातर तो मेरे सेक्शंस वगैरह याद करने होंगे, उनके रिलेशन नहीं आपस में सेक्शन याद नहीं, करने। नहीं इस लेवल पे सेक्शन नहीं याद करने आपने, बस सेक्शन आपको सुक्शन कोई भी नहीं याद करने किसी बच्चे ने, हाँ सेक्शन नहीं, बस वो जो ये क्वेश्चन आने अरसलान भाई उसका आपको बताएंगे, जवाब देना। अरसलान भाई ने बहुत अच्छा ये याद फिर एमसीक्यूज किया आएंगे। केस स्टडी हमने होगा, पहले कमर्शियल सिनेरियो लॉ का बेस्ड। पेपर दिया था ना, कमर्शियल लॉ का, तो उसमें से एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बस और कुछ भी नहीं होता। यकीन करें कि लॉ का पेपर मुझे सर ने पढ़ाया था, मैंने क्लासेस ली थी और पेपर से ना तकरीबन एक दिन पहले मैंने अच्छी तरीके से थोड़ी बहुत रिवाइजिंग कर ली थी, बस कुछ भी नहीं किया उसमें। एक दिन पहले। असलाम एक साहब रिकॉर्डेड कैसे? लेक्चर में कौन से प्रोफेसर के लेक्चर पढ़े हैं वो पैनल उस पे पोर्टल पे, जिनसे आपने पढ़ा उन्हीं के पढ़े हैं? हाँ मैं तो सर ये तारीख से इसी पढ़ा हुआ था, पहले कमर्शियल लॉ पढ़ा, आईसी, अच्छा, जो रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हैं वो तारिक सही साहब के पढ़े हैं कि किसी और के पढ़े हैं? और भी एक सर है उनकी भी पढ़े हैं मेरा ख्याल है। वैसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यार, आपका टाइम मिल जाता है रिकॉर्डिंग लेक्चर सुनने के लिए? लाइव तो हम सुनते नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही हैरान हूँ, मैं रोला भी डाला यही है हैरान हूँ कि कौन बच्चे हर हैं ऑफिस यार में वो सुनते घंटा हैं, डेढ़ निकाल के कौन टाइम बच्चे हैं यार जो सुनते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, यकीन करो। या तो ये होता होगा कि कानों में हैंड फ्री लगा के रात में सो जाते होंगे, चलो नहीं कई लाइव बच्चे लाइव लेक्चर ले ही ना रहे, वो कई बच्चे लाइव लेक्चर ले ही नहीं रहे, वो अपने टाइम, उनके पास जो टाइम होता है उस टाइम वो लेक्चर, कई बच्चे नहीं ले। चलो सारा सर आ गए। जी क्लास शुरू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे लेसर अकाउंटिंग। लेसर अकाउंटिंग में हमारा जो IFRS 16 में प्रोविजन वो ये है कि आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है लेसर के पर्सपेक्टिव से, यानी जो ऑनर है एसेट का उसके पर्सपेक्टिव से ये डिसाइड करना है कि ये लीज ऑपरेटिंग लीज है या ये लीज फाइनेंस लीज है। ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी फिर उस तरीके से ही डिसाइड होगा। ठीक है, तो अब स्पेसिफिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके पे बात करते हैं, लेकिन पहले हम ये पढ़ लें कि एक लीज फाइनेंस लीज कब कहलाएगी, यानी कब हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है, तो IFRS ने ये 5 कंडीशंस बताई हैं, इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर पूरी हो जाती है तो लीज जो है वो फाइनेंस लीज कहलाएगी। ठीक है, और अगर ये इसमें से कोई कंडीशंस पूरी नहीं होती तो जो लीज है वो ऑपरेटिंग लीज कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे जो पहली कंडीशन है वो ये है कि ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। जो लीज टर्म है उसके एंड के ऊपर जो ऑनरशिप है वो लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो लेसर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये आम किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं लेसी को, और लेसी तो उसको रिकॉर्ड करेगा ही करेगा जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है, तो लेसर भी उसको फिर फाइनेंस लीज रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और फाइनेंस लीज की रिकॉर्डिंग जो है ना वो समझ लें मिरर इमेज है, बिल्कुल जो आपने लेसी की अकाउंटिंग पढ़ी है उसकी मिरर इमेज है, यानी लेसी के लिए वो राइट ऑफ यूज एसेट था और लीज ऑब्लिगेशंस थी, इसके लिए बिल्कुल रिवर्स होगा, इसके लिए वो लीज रिसीवेबल होगा और यहां से वो एसेट को क्रेडिट करेगा, वो एसेट को डेबिट कर रहा था ये एसेट को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, वो लेसी जो था वो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा था, ये एसेट रिकॉर्ड करेगा, वो लीज ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड कर रहा था, ये लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा था, ये इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर रहा था, वो पेमेंट रिकॉर्ड कर रहा था रेंटल की, ये रेंटल की रिसीट रिकॉर्ड करेगा। तो जो फाइनेंस लीज है ये एक तरीके से क्या है, मिरर इमेज है जो लेसी की अकाउंटिंग हमने पढ़ी थी। लेकिन बहरहाल उसका क्वेश्चन हमने करने हैं, अभी क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो पहला जो कंडीशन है वो ये है कि जो ऑनरशिप है उस एसेट की वो आपकी लीज टर्म के एंड होने पे लेसी के नाम वो ट्रांसफर हो जाएगी। नंबर 2, ऑप्शन टू परचेज एसेट at fair value at end of lease and reasonably certain option will be exercised।
इसे कहते हैं बीपीओ यानी बार्गेन परचेज ऑप्शन। अच्छा, अब ये होता क्या है, देखें मिसाल के तौर पे एक लीज की टर्म है 5 साल और एसेट की लाइफ है 7 साल। ठीक है, मैं इसको न्यूमेरिकली जरा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज एक एसेट की जो इस वक्त करंट प्राइस है वो 1 लाख है। ठीक है, और लीज और इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। अच्छा, लीज टर्म क्या है, लीज टर्म जो है वो 7 ईयर्स की है और उस वक्त जो एक्सपेक्टेड प्राइस या एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू होगी एट द एंड वो है रुपीज लेट सपोज 30,000। ठीक है, अच्छा लेसोर ये कहता है लेसी को कि जब ये 7 साल गुजर जाएंगे तो 30,000 इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और ये भी आपने बड़ी कैलकुलेटेड वैल्यू की होती है। ठीक है, अच्छा आप ऐसा करना, यू हैव अ बीपीओ टू एक्वायर द एसेट आफ्टर 7 years at ₹5,000। उस एसेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म 30,000 है, लेकिन आपको लेसर ने एक बीपीओ दिया हुआ है यानी बार्गेन परचेज ऑप्शन दिया हुआ है जो कि उसकी उस वक्त की यानी मतलूबा प्राइस यानी मुतवक्का प्राइस से कहीं ज्यादा है, फार बिलो दैट। ठीक है, और आपको देखें ना, अब आपको 7 साल के बाद एक एसेट जो 30,000 का था वो आपको 5,000 में मिल जाएगा, तो एक लेसी जो है वो उसको जरूर एक्सरसाइज करेगा, वो उसमें रीजनेबली सर्टेन भी होगा एक्सरसाइज करने के लिए। लिहाजा इस तरह का ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो इफेक्टिवली जो लेसर का इरादा है ना वो एसेट को रखने का नहीं है, फिर वो लेसी को अल्टीमेटली फरोख्त करने का ही है, चाहे वो इसको अभी फरोख्त करे या उसको बाद में फरोख्त करे। तो अगर इस तरह का ऑप्शन भी लीज के अंदर मौजूद है तो ये फाइनेंस लीज का एक कॉन्ट्रैक्ट है। सर ये ऑप्शन 2 सेल एसेट एट बिलो फेयर वैल्यू हो परचेज हो? यार लेसर की बात हो रही है ना। लेसर ठीक है, तो हाँ, एक के लिए सेल है, एक के लिए परचेज है। तो लेसर के लिए सेल है कि परचेज सर? लेसर तो एसेट का मालिक है ना जी, उसने तो बेचना है। तो इधर ये सेल का होता तो अच्छा नहीं होता सर? मतलब ऑप्शन 2 सेल एसेट एट बिलो फेयर वैल्यू, मतलब हाँ, लेसर तो सेल करेगा। बेसिकली ये जो परचेज का ऑप्शन है ना ये लेसी के लिए है ना। अच्छा, आप वर्ड कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बेसिकली जो ऑप्शन टू सेल नहीं होता, ऑप्शन टू परचेज ही होता है। देखें, सेल का ऑप्शन तो ऑप्शन किसके लिए है, उसके लिए जिसके पास एसेट नहीं है ना, उसके लिए ऑप्शन होगा ना। ठीक है, ये वर्ड ठीक लिखा हुआ है, ऑप्शन टू परचेज का मतलब ये लेसी के लिए ऑप्शन है। ठीक है, दे उसको लेस और ही रहा है ना, दे उसको लेस और ही रहा है। ये वर्ड ठीक है, ये आईएस का वर्ड है, ये ठीक है। ओके सर। ओके, तीसरा है जी, लीज टर्म रिप्रेजेंट्स द मेजर पार्ट ऑफ एसेट्स इकोनॉमिक लाइफ, और ये जो प्रैक्टिस के अंदर यूजुअली 75% है। अच्छा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है स्टैंडर्ड में, ये प्रैक्टिस में फॉलो किया जाता है। यानी अगर एक एसेट की लाइफ 10 साल है और अगर आपने 8 साल के लिए लीज पे लिया हुआ है वो एसेट, ठीक है, यानी दे दिया है लीज के ऊपर 8 साल के लिए, तो इफेक्टिवली जो मेजर पोर्शन ऑफ द एसेट लाइफ है वो तो आपने गुजरवा दिया ना। तो अब एसेट अगर वापस भी आता है तो वो किसी काम का नहीं होगा, वो इफेक्टिवली वो यूज हो चुका होगा। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी फाइनेंस लीज कहलाएगा। ठीक है, नंबर डी, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझते हैं। नंबर डी ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स रिप्रेजेंट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द एसेट्स फेयर वैल्यू। कोई एक्सप्लेन करेगा इसका मतलब क्या है? एनीबॉडी? अब तो आप माशाल्लाह रिपोर्टिंग में एक्सपर्ट हो गए हैं। जी, चलें इसको डिस्कस करते हैं। एसेट्स की
मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? नेट की स्पीड तो मेरे ठीक है इस वक्त। जी क्लास? जी सर क्लियर। जी जी। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एक एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो लेट सपोज ₹50,000 है, ठीक है। और आपने जो एसेट लिया है, लीज दिया है, लीज पे, लीज टर्म वो 6 इयर्स की है, और उसका जो रेंटल है, रेंटल 10,000 पर मंथ एट 11%। जनाब, अब आप ऐसा करें, जरा क्विकली इसका इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें जरा। इन 10,000 पर मंथ 6 इयर्स एट 11%, जरा क्विकली निकालें। तो 2,11,526। ना करना यार। 5346 56 5346 एक मिनट, सर 47,102। एक मिनट, पेपर करीब है। मुझे निकालना है आंदा जांदा कुछ नहीं। हाँ देख लो, फिर सारा सारा काम टीचर से छोड़ देना कि टीचर ने पढ़ाया नहीं, लीज अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई, ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। लो जी, जी 40,535 रुपए की फेयर इसकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपके एसेट की जो फेयर वैल्यू थी वो 50,000 थी, लेकिन आपकी जो लीज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो रेंटल्स आप पे करेंगे, उन रेंटल्स को अगर आप डिस्काउंट करें तो वो फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पोर्शन बनता है। यानी अगर आप फेयर वैल्यू 50,000 है और ये 40,000 है, तो ये कम से कम 93% 93% जो है वो इसकी वैल्यू बनती है। 93% कवर करता है इसको। तो ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेट की फेयर वैल्यू जो आज वैल्यू है, ये टुडे की वैल्यू है, और आपके जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स हैं वो अगर मेजर पोर्शन कवर कर रहे हैं उसका, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप जो रेंटल लेसी से वसूल कर रहे हो ना, वो इफेक्टिवली लेस, वो जो एसेट की सेल प्राइस है जो आप उसे रिसीव कर रहे हो, तो इफेक्टिवली आप उसको रेंट पे नहीं दे रहे हो बल्कि बेच रहे हो ये एसेट, ठीक है। तो इसीलिए आप देखो ना, आप उसकी एसेट की फेयर वैल्यू का मेजर पोर्शन तो उसे रिसीव कर रहे हो, ठीक है। लिहाजा ये भी एक फाइनेंस लीज होने की निशानी है, ठीक है। और यूजुअली 90%, ये भी प्रैक्टिस में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड के अंदर कोई वर्ड, कोई नंबर डिफाइन नहीं है, ठीक है। अगर ये 80 होगा तब भी वो मेजर पोर्शन ही कहलाएगा, ठीक है। वो तो आपने डिसाइड करना है ना, वो आपने ये आपने उसमें डिसाइड करना होता है, जजमेंट में डिसाइड करना होता है, और ऑडिटर को सेटिस्फाई करना है कि देखें जी ये तो मेजर पोर्शन तो हमने लेसी से वसूल कर लिया, तो ये फाइनेंस लीज है। और लास्ट जो आइटम है वो है कि जो लीज एसेट है वो कस्टमाइज है, यानी वो लेसी की बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर ही फिट हो सकता है, इसके अलावा उस एसेट का कोई और इस्तेमाल नहीं है। यानी अगर वो लेसी वो एसेट वापस भी करता है तो कोई दूसरा उसका किराएदार मौजूद नहीं हो सकता, ठीक है। वो उसके लिए कस्टमाइज इन नेचर का एसेट था जो आपने उसको बना के दिया था। अब वो अल्टीमेटली वही उसको इस्तेमाल करेगा, कोई और उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो ये 5 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर पूरी होती है तो जो लेसर है उसके लिए फाइनेंस लीज है, और वो बुक्स में फिर फाइनेंस लीज को रिकॉर्ड करेगा। अगर ये कोई कंडीशन इसमें से पूरी नहीं होती तो फिर वो ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड करेगा। क्लियर है जी? चलें जी आगे। ओके, अच्छा अब ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमने थोड़ा डिस्कस करना है।
अगर तो ऑपरेटिंग लीज है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब ऑपरेटिंग लीज है तो वो एसेट जो है वो लेसर की बुक्स में मेंटेन रहेगा, ठीक है, लेसर की बुक्स में वो एसेट मेंटेन रहेगा। वो क्या करेगा, जो भी रेंटल रिसीव होते हैं वो उसको अदर इनकम ट्रीट करता रहेगा, बस यानी वो एंट्री पास करेगा कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, ठीक है, और डेप्रिसिएशन को वो रूटीन में रिकॉर्ड करता रहेगा जो उसका एसेट था, क्योंकि वो तो उसका अपना एसेट है, वो उसकी बुक्स में मौजूद है। जिसे लिखा भी हुआ है कि अंडर ऑपरेटिंग लीज इनकम रिसीट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस, the asset is continued to be recognized in the books of lessor, depreciation on the asset continues over useful life। ये ऑपरेटिंग लीज का ट्रीटमेंट है जो कि हम रूटीन में रेंटल का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर लीज फाइनेंस लीज होगी तो फिर आपको थोड़ा सा इसमें जो लेसर की अकाउंटिंग है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिस तरीके से लीज की अकाउंटिंग लेसर के लिए की गई थी, ठीक है। अब उसके लिए जरा हम एक क्वेश्चन को देखते हैं और फिर ये जो हमने नीचे क्वेश्चन एक वर्किंग दी हुई है वो देखते हैं। ले जी, अगर फाइनेंस लीज है तो फाइनेंस लीज की जो अकाउंटिंग है उसके लिए कुछ स्टेप्स है, जरा वो देखिएगा। सबसे पहले जो फाइनेंस लीज में जो आपका जो एसेट है वो बुक्स में से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो एसेट अब आपका नहीं है, वो लेसी का हो चुका हुआ है, ठीक है। वो लेसर क्या करेगा, डी रिकॉग्नाइज कर देगा एसेट को और एक रिसीबल रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और रिसीबल किस पे रिकॉर्ड करेगा, उसकी वैल्यू होगी नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज, नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। अब ये क्या है, इसके ऊपर नीचे हम बात करते हैं कि जब वो एंट्री पास करेगा नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज, यानी लीज रिसीबल डेबिट और एसेट क्रेडिट, ठीक है, तो वो किस अमाउंट से होगी, वो कैसे कैलकुलेट होगी, हम बात करते हैं। उसके बाद जो ईयरली जिस तरीके से वो आपका लेसी एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल प्रिपेयर करता था, इस तरीके से लेसर भी एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल प्रिपेयर करेगा, लेकिन वहां पे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस था, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम होगी, बाकी सारी चीजें वही है, एज इट इज कॉन्सेप्ट वही है। मैं भी आपको बना के भी दिखाता हूं इसके ऊपर। अच्छा, ये जो नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज है ये कैलकुलेट कैसे होता है। अच्छा, नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज का मतलब ये है कि जो मिनिमम लीज पेमेंट्स हैं, जैसे हमने बात की थी कि 10,000 रेंटल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अभी बात की थी कि एक जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है इसमें 10,000 का रेंटल हम पे कर रहे हैं, ये वाला रेंटल, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 40,536 रुपए आ गई है। लेकिन ये जो रेंटल था, ये रेंटल है 10,000 पर मंथ, तो 10,000 पर मंथ इंटू 6, एमएलपी रिसीबल का मतलब यह है कि जो टोटल रिसीबल है यानी 10,000 इंटू 6, ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। ये ग्रॉस वैल्यू, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। और अगर इसमें अब एक कॉन्सेप्ट है अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का। अब ये कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, देखें, एक एसेट की लाइफ अगर 10 साल है, अगर एक लाइफ 10 इयर्स है और उसकी जो लीज टर्म है वो 7 इयर्स है और इसकी जो फेयर वैल्यू है मिसाल के तौर पे वो इस वक्त करंट है वो 50,000 है, जो हमने भी क्वेश्चन में देखी भी है। अच्छा, लीज टर्म जो है चले 6 इयर्स लगा लें, लीज टर्म 6 इयर्स है। अच्छा, 6 ईयर के एंड के ऊपर जो रेसिडुअल वैल्यू होगी वो कुछ ना कुछ तो होगी ना जी, एसेट तो मौजूद है, वो लेट सपोज हो जाएगी वो 13,000। अच्छा, 13,000 जो रेसिडुअल वैल्यू है इसके दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो लेसी की तरफ से गारंटीड है, गारंटीड बाय लेसी, लेट सपोज वो है ₹6,000। तो जो रिमेनिंग 7,000 है वो कहलाएगा अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब स्पेलिंग आप देख लीजिएगा,
आर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दैट इज ₹7,000। जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है उसका जो इंपैक्ट होता है वो इस रेंटल के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है। ये जो 10,000 का रेंटल होता है ना, जो ये लेसर कंप्यूट करता है, क्योंकि लेसी ने वो गारंटी दी हुई है, तो लिहाजा जो लेसर ये रेट जो ये 10,000 कंप्यूट करेगा ना लेसर, इसके अंदर इस गारंटीड पोर्शन को ये ऑलरेडी इंक्लूड कर देगा, इम्बेड कर देगा। लेकिन जो अनगारंटीड पोर्शन होता है ये भी तो बहरहाल एसेट की वैल्यू होती है ना जी, ठीक है। ये वो पोर्शन जो होता है ये लेसी की तरफ से अनगारंटीड होता है, वो भी तो बहरहाल उसकी इन्वेस्टमेंट ही है ना लीज के अंदर, लिहाजा वो भी उसके अंदर ऐड करेगा, यानी 60,000 प्लस 7,000। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है लीज के अंदर ग्रॉस वो 67,000 है इस लेसर की। अगर हम इस केस की बात करें 60,000 तो इसको रिसीव हो जाएगा लेसी की तरफ से, जबकि 7,000 जो है ये अनगारंटीड है। और अनगारंटीड के पोर्शन के इसमें लिखा हुआ है द अनगारंटीड पोर्शन ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू कम्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी, यानी कोई ये जो एसेट की वो वैल्यू जो कि अनगारंटीड होगी वो कोई थर्ड पार्टी की तरफ से लेसर को मिल जाएगी, चाहे वो उसको सेल करे, स्क्रैप करे या उसको दोबारा किसी लीज पे दे दे, ठीक है। तो लेसर के लिए जो इन्वेस्टमेंट इन लीज है उसके अंदर एक तो वो पोर्शन है जो वो लीज की मद में उससे रेंटल रिसीव कर रहा है, उसकी ग्रॉस वैल्यू प्लस अनगारंटीड पोर्शन ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू। और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या है कि वो इन दोनों को डिस्काउंट करके आज की डेट पे लेके आएगा और इस इन्वेस्टमेंट से वो रिसीवेबल को बुक करेगा, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट से वो रिसीवेबल को बुक करेगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना मेरे पास एक सिनेरियो है जो मैंने अगले पेज पे रखा हुआ है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये सारी अकाउंटिंग फिर जनरल एंट्रीज भी हम पास करेंगे कि जनरल एंट्रीज क्या पास होती हैं इस पूरी लाइफ के अंदर, ठीक है, किस किस तरीके से जनरल एंट्रीज पास होंगी। ये जनरल एंट्रीज में अभी स्किप कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं पहले ये सिनेरियो आपके सामने रखता हूं और इस सिनेरियो को जब सॉल्व करते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसका हम टेबल भी बनाएंगे जो एमोर्टाइजेशन टेबल है, इसे मांगा भी हुआ है इसने। ओके जी, ओके जी, लेसर पर्सपेक्टिव से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना कि सी लिमिटेड लीज आउट एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अंडर ए 5-year फाइनेंस लीज। द लीज commenced on 1st January 2015 and at the rate implicit in the lease is 4%. The annual lease rentals of 5,000 are paid at the start of lease period. Cherry estimate that unguaranteed residual value of the PP is 400. The asset has a carrying value of 24,000. ठीक है, अब यहाँ पे है कैलकुलेट द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो निकालें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द लीज क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज। अच्छा, वो हमारे पास रेंटल है, 5 रेंटल्स हैं, तो 5,000 इंटू 5, ये 25,000 हमारे रेंटल्स हो गए, दीज आर दी रेंटल्स। और जो हमारी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वो हमें दी हुई है 400 की। तो दिस इज आवर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज, ठीक है जी।
ओके, अब नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। चले जी निकालें जरा प्रेजेंट वैल्यू, ये स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे एन्युटी निकालें, इसकी फैक्टर निकालने से कितना बनेगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज 4.6298। अच्छा एक मिनट, 4.6298 ये हमारी एट द स्टार्ट है, ये हमारी एनुअल ड्यू है ना, ड्यू है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, 4.6299 बिल्कुल ठीक है जी, 4.630 आ गया। और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जी, जो हमारा 5000 का रेंटल है, 23,149। हाँ ये हाँ 23198, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLPs। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड अनगारंटीड निकाल लें, UGRV, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो तो आपको 4-5 साल के बाद ही रिसीव होगी ना, तो वो मल्टीप्लाई बाय 1.04 की पावर -5 जी, 329 समथिंग है, 328, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, बड़े हो गए आप। 23,478 रुपए की आ गई नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज, बिल्कुल ठीक है जी, ये आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज आ गई। तो आप इसे जनरल एंट्री पास करें जी, ये लिखा हुआ है कैलकुलेट द चेरीज इन्वेस्टमेंट इन द लीज, वो आपने कैलकुलेट कर लिया 23478। अब इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड द लीज ट्रांजेक्शन इन द इनिशियल रिकग्निशन, इसकी एंट्री पास करें, एंट्री जी, इसकी एंट्री होगी लीज रिसीवेबल डेबिट, ये वाली 23478, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एसेट क्रेडिट हो जाएगा 24,000 से, एसेट की वैल्यू ज्यादा है तो रिमेनिंग हमें लॉस हो गया, ये है लॉस ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन लीज कर लें, लीज डिस्पोजल या इसको सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दें लॉस ऑन फाइनेंस लीज, ये आपको लॉस हो गया जी, ये हो जाए कितना 422 है या 522 है, 522 है, ये एंट्री हो जाएगी जी इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन की, इज कॉल्ड इनिशियल रिकॉग्निशन की। अच्छा दूसरा अब वो कह रहा है कि प्रिपेयर लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, ठीक है, वो पहले बना लेते हैं, हालांकि वो आप लोग खुद बना सकते हो, लेकिन चूंकि लेसर का मैंने नहीं बनवाया आपसे अब तक, उसके बाद मैं जनरल एंट्रीज आपको क्विकली बता दूंगा, फिर हम ग्रुप अकाउंट्स की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलें जरा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, वेरी सिंपल। सर ये MLP का क्या मतलब है? मिनिमम लीज पेमेंट्स, ठीक है सर, ठीक है, मिनिमम लीज पेमेंट्स, मिनिमम लीज पेमेंट। ओके जी, ईयर हमारे पास 5 साल है, ठीक है, अपने पास कैलकुलेटर रखें ताकि आपको आइडिया होता रहे। ओपनिंग रिसीवेबल है, यहाँ पे ओपनिंग रिसीवेबल आएगा, मैं इसको जरा, क्योंकि ये अब लेसर के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है तो ये रिसीवेबल आ जाएगा, वहां पे पेबल था, ठीक है, जो चीज आपने लेसी में पढ़ी है ना, ये अब उसकी मिरर इमेज है, यानी उधर लायबिलिटी था यहाँ एसेट है, उधर एक्सपेंस था यहाँ इनकम है, ठीक है, तो ये ओपनिंग रिसीवेबल आ गया। उसके बाद चूंकि ये एट द स्टार्ट ऑफ द पेमेंट है तो पहले आप पेमेंट करेंगे, पहले रिसीट करेंगे या रिसीट ऑफ रेंटल, ठीक है, जैसे ही शुरू होगा आपको रेंटल मिलना शुरू हो जाएगा ना,
उसके बाद ये क्लोजिंग रिसीवेबल आ जाएगा, फिर आप इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे, वो 4% के ऊपर है आई थिंक, और फिर क्लोजिंग रिसीवेबल है। जो सेम हमने फॉर्मेट देखा था उसके अंदर ही उसी को। अब इसको जरा वर्किंग कर लेंगे। ओपनिंग रिसीवेबल आ रहा है जी 23478, ठीक है। मैं इसको जरा फॉर्मेटिंग कर लूँ कि फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हुई हुई है, सिर्फ इसको ऐसे करना है। अच्छा, रेंटल की पेमेंट है 5000 की, इसमें 5000 रेंटल पेमेंट ले लेते हैं जी। और नहीं, ये मैंने ब्रैकेट में नहीं किया इसको, ओके इसको ब्रैकेट में कर ताकि रेड नजर आए ना कि पेमेंट हो रही है। ओके, उसके बाद जो क्लोजिंग रिसीवेबल है वो आप इसमें ऐड कर दें, यानी इसका डिफरेंस ले लें। अब इंटरेस्ट जो है ना वो आपने इस पे रिसीव करना है 0.04 पे, ठीक है, वो है 739 और क्लोजिंग रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? आपने बस कैलकुलेटर पे करके देखें इसको, ठीक है जी, वेरी सिंपल। जी ओके। इसके बाद ये क्लोजिंग रिसीवेबल हो गया, ओपनिंग बन गया, पेमेंट तो हमने 5000 की करनी है, क्लोजिंग रिसीवेबल ये आ गया, इस पे इंटरेस्ट इनकम ये आ गई, फिर ये क्लोजिंग हो गया। देन ये फिर ओपनिंग बन गया, फिर पेमेंट कर दी, क्लोजिंग रिसीवेबल आ गया, ये इंटरेस्ट इनकम आ गई, ये क्लोजिंग रिसीवेबल आ गया, ये ओपनिंग बन गया, पेमेंट हो गई, टोटल आ गया। इसका टोटल कह लें, क्लोजिंग ना करें, टोटल कह लें, ये वर्ड कंफ्यूजिंग कर रहा है, टोटल रिसीवेबल, ठीक है। ये इंटरेस्ट इनकम आ गई और ये क्लोजिंग आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ये ओपनिंग हो गया, ये रिसीवेबल हो गया, टोटल रिसीवेबल हो गया, इंटरेस्ट इनकम आ गई और ये क्लोजिंग आ गया। अब देखें हैं, हम कैलकुलेटर छोड़ दें, छाड़ दो, नहीं कर लें, उसको टैली कर लें, वैल्यू निकाल लें। आपने कर दिया, हमारा पे पैदा किया। नहीं नहीं, वो मैंने तो करना ही था ना, आप कर रहे हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है। अब ये देखें, ये 400 वही है जो अनगारंटीड पोर्शन बच गया, ये तो नहीं पे करना ना लेसी ने। लेसी ने जो 5,000 की पेमेंट करनी है, ये सिर्फ वो पेमेंट है जो उसके अपने लीज के पोर्शन की थी। बाकी ये लीज रिसीवल में 4000 बचा हुआ होगा, ये 4000 वो एसेट स्क्रैप कर देगा या किसी को बेच देगा, तो ये इन्वेस्टमेंट लेसर जो है वो कहीं से रिसीव कर लेगा, ठीक है तो वो लीज के अगेंस्ट ही रिसीवल, लेकिन वो लेसी से रिसीवल नहीं है, वो किसी और से रिसीवल है, ठीक है। वो या लेसी से रिसीवल नहीं है, किसी और के अगेंस्ट वो इन्वेस्टमेंट है, वो किसी और को सेल करके ये 400 पूरे कर लेगा। अच्छा, अब एंट्रीज क्या करनी है? एंट्रीज देखें जी, ईयरली एंट्रीज मैं 1 साल की करूंगा, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर की जो एंट्री है वो मैं करवा देता हूं। सबसे जो पहली एंट्री होगी वो पेमेंट की होगी, क्योंकि पेमेंट पहले हो रही है, ठीक है। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक डेबिट 5000, ये लीज रिसीवेबल ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप देखें पहले, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड कर चुके हो 23,478 से, और यहां पे आप करेंगे लीज रिसीवेबल क्रेडिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है, 5000 से। ये पहली एंट्री, ये नहीं हर साल पहली एंट्री है। और दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने की। वो एंट्री पास करेंगे लीज रिसीवेबल डेबिट, पहले साल होगा 739 से, और क्या क्रेडिट होगा? इंटरेस्ट इनकम 739, हाँ, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 739, बस ये एंट्री होगी हर साल। लीज रिसीवेबल बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, एंड जाके वो 400 रह जाएगा। जब 400 रह जाएगा तो लेसर क्या करेगा? वो एसेट वापस लेगा, ठीक है। जब वापस लेगा तो किसी और को सेल कर देगा, वहां से उसको गेन और लॉस आएगा, तो वो इसी रिसीवेबल के अगेंस्ट उसको नॉक ऑफ कर देगा। ये लास्ट एंट्री करवा दिया 400 वाली। 400 वाली एंट्री में कितना रिचार्ज जब बता रहा हूँ ना, ये तो मैंने बताया है कि जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो लीज रिसीवेबल का बैलेंस होगा 400, ठीक है। लीज रिसीवेबल में 400 बैलेंस आएगा, वो लेसर वो एसेट मंगवाएगा
उस एसेट को मार्केट में सेल करेगा और जो भी सेल प्रोसीड होगी उसको उसके अगेंस्ट नॉक ऑफ कर देगा। अगर तो 400 से ज्यादा का सेल हुआ होगा तो कैश ज्यादा रिसीव हुआ होगा तो गेन हो जाएगा, और अगर 400 से कम सेल होगा तो लॉस हो जाएगा। वो तो एंट्री इजी सिंपल है। ठीक है जी। सर वो एसेट तो पहले ही क्रेडिट कर चुका है, वो दोबारा हाँ, मंगवाएगा तो फिर वेरी डेबिट करेगा दोबारा? मंगवाए से मुराद ये है कि वो टूटा फूटा हालत में तो आ जाएगा ना, मुर्दार हालत में। ठीक है ना। लीज रिसीवेबल क्रेडिट करेगा ना वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कैश जी, डेबिट या फिर अगर हाँ प्रॉफिट जी, लॉस हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो एसेट दोबारा रिकॉग्नाइज नहीं होगा। देखें, जब वो एसेट उसने डी रिकॉग्नाइज कर दिया ना, इसका मतलब है कि वो एसेट से हाथ धो बैठा है। अब वो एसेट मुर्दा हालत में उसके पास आएगा। और नॉर्मली जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ये उसी सूरत में होती है जब लेसी जो होता है ना वो एट द एंड वो आपको एसेट वापस कर देता है। अगर लेसी का इरादा उस एसेट को रखने का होता है ना तो वो अनगारंटीड के पोर्शन में जाता ही नहीं है फिर। ठीक है, उस वक्त तो ये अनगारंटीड कोई पोर्शन ही नहीं ना होगा, वो तो लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। जैसे बैंकों की गाड़ियां होती है ना यार, अब बैंकों से अगर आपने कोई गाड़ी लीज पे निकलवाई है तो वो तो फाइनेंस लीज ही होती है इफेक्टिवली, क्योंकि जब तक आप आखिरी रेंटल पे करोगे ना तो फिर बैंक आपके नाम उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, उसमें कोई अनगारंटीड पोर्शन नहीं होता। ओके जी, ये है लेसर अकाउंटिंग। सर एक मासूमाना सा सवाल है। अच्छा जी। इसी क्वेश्चन को अगर सर लेसी के उस पे भी कर दे तो कंपैरेटिवली हम बेहतर समझ जाएंगे। माशाल्लाह जी। लेसी के लिए इसको करेंगे ना तो अभी इस तरफ कर देते हैं। अगर इसको लेसी के लिए करेंगे ना तो लेसी इसकी एंट्री क्या करेगा, लेसी के लिए ये रेंटल 5000 है तो लेसी के लिए ऑब्लिगेशन भी 5000 है। ठीक है, तो लेसी इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेगा क्विकली जरा कर लेते हैं। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू लेसी, ताकि आपका मिरर इमेज पूरा पूरा बन जाए। ओके जी, तो उसकी एंट्री क्या होगी, वो क्या करेगा, राइट ऑफ यूज डेबिट करेगा। वो डेबिट करेगा 23149 से। ठीक है, और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट करेगा 23149 से, क्योंकि उसके लिए उसने तो जो 400 है ना उसकी गारंटी दी नहीं है, उसके लिए तो वो अनगारंटीड है, तो वो उसे क्यों रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ओके। अब लेसी के लिए ये जरा टेबल बना लें क्विकली, मैं क्विकली बनाऊंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी, बल्कि मैं इसके नीचे बना दूं या साइड पे बना दूं, इसके नीचे बनाए तो साइड बाय साइड रखें और ये छाड़ देना, ये सही है, थल्ले बना देना, क्वेश्चन छुप जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, नीचे बना देता हूँ लेसी के लिए, ये लेसी के लिए और ये लेसोर है। वो तो पता ही है ना कि लेसोर का यार। ओके, यहाँ पे ओपनिंग रिसीवेबल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओपनिंग पेएबल। यहाँ रिसीट ऑफ रेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेमेंट ऑफ रेंटल हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे टोटल रिसीवेबल है तो यहाँ टोटल पेएबल हो जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम है तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोजिंग पेएबल हो जाएगा। ओके जी, सबसे पहले शुरू करते हैं, लीज ओपनिंग आ गया, देखें ये खुद ही खुद टेबल बन गया, ये है जी आंसर, वो 0 हो गया। खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया। अच्छा सर। तो सोचा अभी फिल्म स्टार्ट होगी। नहीं नहीं, ये देखो ना यार, उसके लिए तो 0 हो जाएगा ना, उसने तो पूरी लायबिलिटी पे कर दी है। यस सर। ये हाँ बात तो करो कैलकुलेट, बिल्कुल मिरर इमेज है। सर फर्क यहाँ भी आ रहा है कि इसको जो लेसर है तो 400 मिल रहा है रेजिडुअल वैल्यू, वो ऐड कर लिया आपने। ये देखें, वो ऐड इसलिए की है, मेरी बात सुने, वो ऐड इसलिए की है कि वो जबकि लेस गारंटी नहीं ना दी उसने। अगर जो उसने गारंटी दी है वो उसने रिसीव कर लिया उससे, वो 5000 के अंदर इंक्लूड है। उसने तो रिसीव कर लिया, लेकिन सर उसने अपनी
पेमेंट तो शुरू करनी है ना, रेंटल की पेमेंट से, यानी कि 23,000 ये जो है 149 है, वहीं से शुरू करना है ना, उसने तो नहीं ना ऐड करना 400। नहीं किया ना तो उसने 400 क्यों? वो 400 तो अनगारंटीड पोर्शन है ना, वो तो उसने गारंटी नहीं ना किया हुआ। सर ये अब देख, गारंटी तो लेसी के लिए तो है ही नहीं ना, ये तो लेसर के लिए था। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया ना उसको, तो बाहर निकाल दिया मैंने, हाँ तो बाहर निकाल दिया ना। वो 23478 है, वो 23149 है, वैल्यू तो देखिए ना आप। जो मैंने लेसी को रिकॉर्ड किया है ना, वो मैंने ये वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, ये एमएलपी वाली वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, ये वाली। ये समझ लग गई है बात आपकी, ये तो बस क्रॉस क्वेश्चन का है, बाकी में समझ लग गई। हाल भाई ये क्रॉस क्वेश्चन, बस अब आखिरी दिन रह गए जी। ठीक है, ग्रुप अकाउंट शुरू कर लें जी थोड़ी देर। सर ये गूगल ड्राइव में भी शेयर कर ले काइंडली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल हो थैंक यू। जाए। मेरा हर सवाल गूगल ड्राइव में इंशाल्लाह पड़ा भी हुआ है। और गूगल ड्राइव की से अच्छा याद आ गया, आपने याद दिला दिया मुझे। गूगल ड्राइव के अंदर मेरी ना दिन ब दिन तरक्की हो रही है जी। आप गूगल ड्राइव को देखा करें खोल खोल के, उसमें चीजें बहुत सारी मैं दिन ब दिन ऐड कर रहा हूँ। खास तौर पे मैंने इसके अंदर अब आ जाएगी 43 नंबर लिंक ऐड किया है गूगल MCQs का। दो आपको मैंने लिंक व्हाट्सएप भी किए थे, मैंने इसमें भी रख दिए हैं। ये दोनों लिंक के अंदर अगर मैं टोटल करूँ ना तो कम से कम 150 से 200 MCQs हैं, बल्कि ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 900 के करीब MCQs। उसके अलावा मैंने सप्लीमेंट्री प्रैक्टिस का एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे, उसमें मैं एक बुक ना और रख दूंगा विद सॉल्यूशन। उसमें तकरीबन 350 से 400 MCQ है। अब ये क्या 1000 और 12 1300 1400 के करीब आपके पास MCQ इकट्ठा हो गया है आपके लिए 1.5 महीने के लिए। काफी प्रैक्टिस और विद सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बस अब सिर्फ पढ़ना ही है आपने, बाकी आपने थ्योरी जितनी पढ़नी थी ना वो पढ़ ली है, अब आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और ये जो आपको मैंने लिंक भिजवाए हैं ना, इस लिंक के अंदर भी जब आप इसको सोल्यूशन करेंगे ना तो वो इसका फीडबैक भी देगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है उसका आपको रीजन भी बताएगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, तो बस अब ये कि अब आपका कोर्स कंप्लीट है, अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। और इसके बाद मेरा वैसे पर्सनली जाती ख्याल ये है कि कोई फिजिकल क्लास की अब जरूरत नहीं है। सर, इसी की उम्मीद थी। थैंक यू। हाँ जी, क्योंकि देखें अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बात उनसे करूंगा, अगर वो मान गए तो उनकी मेहरबानी है जनाब। डर लगता है आपने भी ICM में हो रहा है, मेरा आपके अंदर ICM में हो रहा बिल्कुल जी, है। ICM में 22 साल ICM के साथ है भाई, अभी 22 साल हो गए। जीना मरना आपके साथ ही है। 22 साल कोई छोटा सा तो नहीं ना होता जी। आपका जीना मरना ICM के साथ ही है, फीस जमा कराएंगे तो मेंबर रहेंगे, बनाएंगे। नहीं नहीं, वो फीस तो खैर वो फीस तो नहीं है ना, वो तो एक हमारी समझ एनुअल लें कि मेंबर। जी जीना मरना। देखें अब हमने एक इदारे के साथ अगर एक सिस्टम चलाया है तो उसको लेके चलना तो है ना जी। और ये अगर आप इसको थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के इन चीज़ों को देखें ना तो एवरीथिंग इज नाउ कंप्लीट। ठीक है, बाकी तो तिश्नगी तो हर जगह पे बाकी रह जाती है, परफेक्शन तो कभी भी नहीं हो सकती। सर जी जी सर, वो हमने जो सेल्स एंड लीज बैक वाला टॉपिक पढ़ा था, जी उसमें हमने एक जो राइट ऑफ यूज पे एक फार्मूला लगाया था, जो जिसमें हमने फ्रैक्शन ऑफ राइट रिटेंट को मल्टीप्लाई किया था कैरिंग वैल्यू से। अच्छा सर, वहाँ पे हम फेयर वैल्यू से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते? क्योंकि जो हमें गेन हो रहा होता है वो तो फेयर वैल्यू पे, जब हम राइट ट्रांसफर पे जाते हैं तो वहाँ पे हम बेसिकली फेयर वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना। तो नहीं, राइट बेसिकली वो फेयर वैल्यू पे इस पे नहीं कर सकते कि आपकी बुक्स में जो रिकॉर्डेड है वो फेयर वैल्यू नहीं है, बुक्स में तो रिकॉर्डेड आपकी कैरिंग वैल्यू है ना। ठीक है, क्योंकि आप कोई चीज, मेरी बात सुने, आप कोई चीज आप परचेज नहीं कर रहे हो, वो चीज आपके पास ऑलरेडी बुक्स में मौजूद है। ठीक है, आप सेल कर रहे हो, जब आप कोई परचेज करते हो ना, आप आउटसाइड पेमेंट करके वो चीज लेते हो। लीज पे देखो ना, एक लीज पे लेने का मतलब है कि आउटसाइड कोई चीज लेके आ रहे हो, उस केस में आप फेयर वैल्यू देखते हो। लेकिन जो कैरिंग वैल्यू है ना, आप कहते हो कि ये वाला जो कैरिंग वैल्यू का पोर्शन है ना, ये मैंने रिटेन रख लिया है, बाकी जो पोर्शन है वो मैंने उसको सेल कर दिया है, ये मतलब होता है।
तो सर जो राइट ट्रांसफर होता है उसमें फिर हम गेन जो लेते हैं वो तो फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू होता है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन मतलब कि हमारा मिसमैच नहीं हो जाता वो? लाइव पे क्लिक करें ना तो ये पता नहीं क्यों स्लो हो जाता है सिस्टम मेरा, इसको बंद ही। ओके जी जी सर हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोले। सर जब हम राइट ट्रांसफर पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू का जो गेन होता है उसके हाँ साथ अपना जो बच जाता है जो हमारे राइट फ्रैक्शन से माइनस राइट रिटेन करते हैं, हाँ तो उधर हाँ हमारा मिसमैच नहीं हो जाती कैलकुलेशन के? वहाँ पे नहीं हम नहीं, देखिए आपका जो गेन है ना, आपका गेन तो वही है ना जो आपका फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू का फर्क है, ठीक है। और आप कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का जो फर्क है वो, अच्छा अगर ये एसेट सेल कर देते तो गेन कितना होता आपका? गेन कैलकुलेट कैसे करते? फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू करते हैं ना, यस सर। ठीक है। तो आप कहते हो कि यार ये टोटल गेन जो है ना, ये मेरा असल गेन टोटल गेन नहीं है, असल गेन मेरा वो गेन है जो जितना मैंने राइट ट्रांसफर किया है, और वो जो ट्रांसफर का राइट है वो 1 माइनस राइट रिटेन से कैलकुलेट होता है, ठीक है। ओके सर। गुड। ओके जी, अब कुछ बात ना हम ग्रुप अकाउंट्स पे करें। एक टॉपिक हमारा गो के ये इतना इस लेवल पे हमने डिटेल नहीं जानी, लेकिन कुछ इसकी डिटेल जो है ना वो हम कोशिश करेंगे कि एक कल की क्लास हमारी इफेक्टिवली तकरीबन मिस ही हो गई है, और एक हमारी कल की अब है एक क्लास, और संडे की हमारी क्लास है 4 घंटे वाली। तो कोशिश करेंगे कि हम टाइम तो हमारे पास काफ़ी है, तकरीबन 6 घंटे हैं कल को मिला के, तो ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक हम इससे ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन संडे की क्लास में ना कि 2 घंटे का कोई हम टाइम डेडिकेट करेंगे कुछ स्पेशल इश्यूज पे, आपके अपने क्यूरीज पे। और एक स्टैंडर्ड हमारा अब रहता है IS 24, ठीक है। वो जस्ट मैं आपको उसका उसका मटेरियल वैसे मैंने क्लासरूम में, सॉरी गूगल ड्राइव में रख दिया है। जस्ट वो थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है, उसके अंदर आप जस्ट वो कुछ रूल्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो भी हम कुछ डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह उस दिन भी, ठीक है। तो हमारा कोर्स बिल्कुल 100% कवर हो जाएगा, तो उसके उसके बगैर 99.9% है, वो फिर हमारा 100% हो जाएगा। सर जो कल हम फाइनेंशियल लायबिलिटी मेजरमेंट कर रहे थे वो हमारा उधर ही रह गया था। उसमें मैंने ये बताया था कि जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसके 2 ऑप्शन होते हैं, मैंने वैसे बता दिया था। एक होता है अमोर्टाइज कॉस्ट, और एक होता है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, ठीक है। वो 2 ही मेजरमेंट बेसिस होते हैं, ठीक है। अब हमें ये सिर्फ ये हमारी हमें उसकी हद तक हमें पता होना चाहिए। अब उसकी कैलकुलेशन क्या है, उसके मैकेनिक्स क्या है, वो डिटेल इंशाल्लाह फिर लेटर स्टेजेस में पढ़ लेंगे। कुछ चीजें फ्रैंकली अब आपकी आपकी अपनी उसके ऊपर है, आप लोग खुद थोड़ा रिसर्च करें। यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। सोर्सेज आपके पास आ गए हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें अब आपने खुद करनी होंगी। जैसे ये लेसर अकाउंटिंग भी आपको खुद करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल काफी लोगों का इसरार था तो मैंने करवा दिए। ओके जी, ग्रुप अकाउंट्स सर। जी जी हेलो जी जी बोलें बोलें प्लीज। तो अपना माइक चेक कर रहे होंगे। नहीं नहीं, माइक चेक कर लिया उन्होंने, बताएं। ओके जी, विल प्रोसीड विद द ग्रुप अकाउंट्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें कमेंट ये कर दूं कि जो आपका नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज में ये जो टॉपिक है तकरीबन 40 to 50% इसका वेटेज है इसी चैप्टर का, ठीक है। तो वहां जाके इसकी फर्दर डिटेल है, लेकिन इस लेवल पे हमने करना क्या है, इस लेवल पे हमने इसको स्टार्ट करना है और एक सैंपल के ऊपर हमने कुछ ग्रुप अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं बड़े बेसिक लेवल के ऊपर, ठीक है। और उसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रुप अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट जब क्रिएट हुआ है, उस वक्त क्रिएट हुआ है जब कंपनीज के दरमियान मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होना शुरू हुए हैं,
जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, उसका तरीकाकार ये होता है कि वो उस कंपनी के शेयर जाके मार्केट से बाय बैक करती है या परचेज करती है। तो जब एक कंपनी ने बी कंपनी को परचेज किया, उसके शेयर्स परचेज किए, तो इफेक्टिवली वो उसको कंट्रोल करने लगती है। कंट्रोल से मुराद ये होती है कि 50% से ज़्यादा अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर लेती है, तो वो जो कंपनी है जिसके शेयर्स परचेज किए गए हैं, अब वो कंपनी के जितने भी डिसीजंस हैं वो परचेजर कंपनी खुद ले रही होती है। तो इफेक्टिवली अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जब आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और अगर आप इन दोनों की अलग अलग स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये आपको ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है, लेट्स सपोज कहते हैं कि ए लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, अगर ए लिमिटेड ने 100% शेयर बी लिमिटेड के एक्वायर कर लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी लिमिटेड है अब वो खुद से कुछ नहीं है। ठीक है, अब उसके जितने भी शेयर्स हैं वो तमाम के तमाम ए लिमिटेड के पास हैं, वो ए लिमिटेड उसको ओन करती है। ठीक है, अब जितने भी बी लिमिटेड के ऑपरेशंस हैं वो ए लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है। तो जो बी लिमिटेड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अलग से प्रिपेयर की जाती हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो ए लिमिटेड का ही एक ब्रांच समझ ले है। तो ग्रुप अकाउंट के अंदर ये होता है कि हम अलग अलग स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करते हैं, ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड लीगल अलग अलग एंटिटीज तो हैं, लेकिन इन सब्सटेंस ये दोनों एक ही एंटिटी है। लिहाजा अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये कहती हैं कि इन दोनों की अलग अलग स्टेटमेंट्स के अलावा आप इन दोनों की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करें। ठीक है, ताकि आपको एज अ होल पिक्चर का आइडिया हो जाए। ठीक है, इस चीज को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कंसोलिडेशन या ग्रुप अकाउंट्स। अब इस चैप्टर में कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो मैं पहले डिस्कस करने हैं कि पेरेंट क्या होती है, सब्सिडियरी क्या होती है, कंट्रोल कब कंसीडर किया जाएगा कि एग्जिस्ट करता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हर दफा बनाना जरूरी है या कभी इसकी एग्जम्पशन भी आपको मौजूद है। ये कुछ मिससीनियस इश्यूज हैं जिन पे हम डिस्कस करते हैं। मुझे 5 मिनट की जरूरत है, पानी पी लो जरा, 5 मिनट।
ओके क्लास? ओके जी, इसको स्टार्ट करते हैं कि एक ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ वन कंपनी ओन्स मोर देन 50% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, तो क्या होता है कि कंट्रोल, जिस कंपनी ने शेयर्स परचेज किए हैं, कंट्रोल अब उसके पास हो जाता है। अच्छा, जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं ये वोटिंग राइट्स कंटेन करते हैं, और जो कंपनी इन ऑर्डिनरी शेयर्स को परचेज करती है, अब वो दूसरी कंपनी के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है थ्रू वोटिंग। ठीक है, तो ये दिस विल यूजुअली गिव द फर्स्ट कंपनी कंट्रोल ओवर द सेकंड कंपनी, द फर्स्ट कंपनी, द पेरेंट कंपनी और द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, इसको हम पेरेंट कंपनी भी कहते हैं और होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं। हैज इनफ वोटिंग पावर टू अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द सेकंड कंपनी, द सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, उसके बाद P is able to manage S as if it were merely a department of P rather than a separate entity. In economic reality, ये जो S है यानी जो सब्सिडियरी है, ये अब कोई अलग से कोई एंटिटी नहीं है इकोनॉमिक सेंस में, क्योंकि अब उसके सारे जो ऑपरेशंस है वो A लिमिटेड या प्रॉपर्टी जो सॉरी पेरेंट लिमिटेड है वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अब 100% के केस के अंदर कि 100% या 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा किसी भी परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, ठीक हो गया। 50% से ज्यादा, मैंने तो वहां पे आपको 100% एग्जांपल दी थी ना, लेकिन अगर 50% से ज्यादा, 51, 52, 60, 65, 70, कोई भी परसेंटेज अगर 50% से ज्यादा है, तो आपके पास मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स आ जाते हैं और आप दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर में आ जाते हैं। लिहाजा अल्टीमेटली आप उस कंपनी को और रेगुलेट करने की पावर में आ जाते हैं। अच्छा, इन स्ट्रिक्ट लीगल टर्म्स P and S remain distinct, but in economic substance they can be regarded as a single unit, a group. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जी ग्रुप का। अच्छा, अब ना कुछ स्टैंडर्ड्स की ना स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, वो मैंने इसमें हैंडआउट्स के अंदर लिखी हैं, उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कंट्रोल से एक्चुअली मुराद क्या है और कंट्रोल कहते किसको। इसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन रिक्वायर्ड करती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको अपनी हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। जैसे इसमें ना जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ने हैं, या इसमें जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड इसके हैं वो है IFRS 3, जिसको हम कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, और एक है IFRS 10 जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS 10 के अंदर बहुत डिटेल गाइडलाइन मौजूद है कि हमने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं, एसेट्स के अगर डिफरेंट एसेट्स हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, लाइब्रेरी से क्या ट्रीटमेंट होगा, गुडविल अगर है तो वो कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है, और कुछ चीजें कुछ टर्मिनोलॉजी में भी एक्सप्लेन करता हूँ इसी ग्रुप के हवाले से। अच्छा, आगे चलने से पहले जरा दो तीन चीजें डिस्कस करें कि फॉर एग्जांपल there are two companies. P Limited has acquired S Limited, limit says 70% ordinary shares. ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। P Limited जो है इज कॉल्ड द पेरेंट और होल्डिंग कंपनी, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं लेकिन दोबारा मैं लिख देता हूं, पेरेंट और होल्डिंग कंपनी। जो एस लिमिटेड है वो कहलाएगी सब्सिडियरी कंपनी। अच्छा,
इसमें पेरेंट ने इसके 70% शेयर एक्वायर्ड किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप को यहाँ ग्रुप का वर्ड मैंने अभी यूज नहीं कर रहा, द पीपल who own 30% shares of S Limited are termed as non-controlling interest। ठीक है, देखिए आपने क्या किया है, 70% शेयर परचेज करके उस एस लिमिटेड पे कंट्रोल एक्वायर कर लिया, लेकिन जो 30% शेयर है वो भी तो किसी के पास है ना, उसका भी तो कोई मालिक है। तो कलेक्टिवली उन तमाम शेयर होल्डर्स को जिनके पास 30% शेयर है, वी कॉल इट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक टर्म थी जो कि इस ग्रुप अकाउंटिंग के वाले थी। तो पेरेंट कंपनी कौन है सर? अगर ये 50-50 होता तो, अगर ये 50-50 होता, मतलब 50 पेरेंट के पास 50 ऐसा होता नहीं है वैसे प्रैक्टिकली। ये सेमी गवर्नमेंट भी तो होता है ना, जैसे हमारे कितने अदारे हैं इनमें सेमी गवर्नमेंट भी है। देखिए उसमें फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसमें फिर एक कोई ऐसी प्रोविजन होती है कि कंट्रोलिंग पार्टी कौन सी है वो डिफाइन हो जाता है, लेकिन ऐसा एग्जिस्ट 100% केसेस में नहीं होता। ठीक है, बहुत ही एक्सेप्शनल केस के अंदर हुआ कि एग्जैक्ट 50% शेयर इनके पास है। लेकिन कहने का मतलब अगर 49% भी सब्सिडी के पास होंगे तो वो यही कहलाएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ही कहलाएगा। जी जी, मैंने मोर देन 50 कहा है ना सर। पीटीसीएल इसकी एग्जांपल है ना। हाँ, वो तो देखिए उस केस में फिर अगर एग्जैक्टली 50-50 है, ठीक है, तो फिर वो ज्वाइंट कंट्रोल करेंगे ना उसको, वो दोनों का आपस में कोई एग्रीमेंट होगा ना, वो एक ज्वाइंट कंट्रोल अलायंस बना लेंगे ना, फिर वो तो दोनों पार्टीज मिलके कंपनी चला रही है ना। अच्छा, पेरेंट के पास, पेरेंट को हम कहते हैं कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इनके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, और जिनके पास जो नॉन कंट्रोलिंग है, अच्छा यहाँ पे जो इंटरेस्ट का वर्ड है वो सूद नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट का वर्ड है ऑनरशिप। इंटरेस्ट मीन ऑनरशिप। ये बड़ा कंफ्यूजन रहती है कि यार वे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से क्या मुराद है। यहाँ पे इंटरेस्ट मीन्स ऑनरशिप। इससे फायदा क्या होगा? इससे सब्सिडी का तो फायदा कोई ना होगा, वो तो बेचारा अभी हाथ काट के देके बैठ गया, बैठा रहेगा। जी जी, बड़ा फायदा होता है, अभी देखते हैं इसमें बड़ा फायदा होता है। ये नॉन कंट्रोलिंग देखें ना, जिस तरह अब ऑपोजिशन पार्टी होती है उससे क्या फायदा होता है। अब मुल्क इसको अगर मुल्क के ऊपर ले जाए तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो पेरेंट होती है, और जो अपोजिशन पार्टी होती है वो सब्सिडियरी, वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है। तो कोई ना कोई तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा ना। 100% तो वोट किसी के पास नहीं होते ना। रूलिंग पार्टी पेरेंट है और जो अपोजिशन पार्टी है वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। क्लियर नहीं करना, मैंने अपनी मर्जी करनी है फिर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इनके पास पावर ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है सब्सिडरी के पास, ये नॉन कंट्रोलिंग जो है, क्या फायदा? पेरेंट तो अपनी मर्जी करनी है। होल्डिंग तो अपोजिशन क्या करती है? सर क्या कर रही? कुछ भी नहीं क्या किया इन्होंने यार। मैं वैसे यार मैं बात सुनो, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, करते होंगे ना ये। आपकी अगर 8 डायरेक्टर हैं या 9 डायरेक्टर हैं, उसमें से 6 अगर आपने अपॉइंट किए हैं, तो जो डायरेक्टर्स नॉन कंट्रोलिंग वाले हैं वो तो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएंगे ना, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। यही तो बात कर रहा हूँ, कर कुछ नहीं सकते। हाँ, तो बस ये वही बात है ना। देखें ये तो अब एक निजाम है ना जी, कि आपके पास अगर आपके पास पावर है तो आप बाकी भी शेयर परचेज कर लो ना। आप क्यों नॉन कंट्रोलिंग रखा हुआ है आपने? आप बाकी भी शेयर जाओ, उनको पैसे दो, उनको फारिग करो। ये बात ठीक है, तो वही सब बात होगी ना, खीर की तक पकी और खा नहीं सकते हम। नहीं खा सकते हैं, रोला डालेंगे। अगर वो ज्यादा रोला डालेंगे, उनको पेमेंट करके फारिग कराएं, उनको जी आप हमसे पेमेंट लो और अपने घर जाओ, हमें काम करने दो। यही होता होगा ना। देखिए अगर कोई देखे ना 30% अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है और वो अगर हर्डल, अव्वल तो वो लीगली वो हर्डल क्रिएट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एज पर लॉ जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर अपॉइंट किए हुए हैं वो ही सारा रूलिंग करते हैं कंपनी के ऊपर। लेकिन अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कुछ इश्यूज क्रिएट करते हैं तो फिर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या करता है,
उनसे निगोशिएट करता है और उनके भी शेयर परचेज कर लेगा वो, और उनको पेमेंट करके उनको कहेगा जी ठीक है आप घर बैठे। ठीक है, तो ये ठीक है सर। हाँ ये चीज होती है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस ऐसे हैं। होता नहीं, वो तो हाँ जी, मतलब कि शेयर होल्डर की वे कदर करते हैं बड़ी कंपनीज के अंदर, वो तो जी जी कदर की जाती है। मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ ना कि अगर कोई नॉन कंट्रोलिंग, वैसे तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है ना वो इतना डिस्पर्स ग्रुप होता है कि वो कभी इकट्ठा ही नहीं होता। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास अभी वो एनुअल रिपोर्ट है नहीं, मैंने अभी एक जगह पढ़ाई थी वो एनुअल रिपोर्ट, उसकी मैंने जब वर्किंग निकाली ना तो उस कंपनी, ये नेशनल फूड्स की बात कर रहा हूँ, नेशनल फूड्स कंपनी के टोटल जो शेयर होल्डर्स हैं वो 1766 हैं, 1766 शेयर होल्डर हैं, और इसमें 110 शेयर होल्डर्स के पास 110 शेयर होल्डर्स के पास 98% शेयर से। अब आप मुझे बताएं 110 शेयर होल्डर 98% शेयर लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, जिसमें से अगर मैं मजीद ड्रिक डाउन करूं ना तो 5 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनके पास 56% शेयर्स हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं अगर इसी एनालिसिस पे जाएं आप, तो अगर चले इन 5 लोगों को हम अलग कर लें तो ये 5 लोग ही कंपनी के मालिक हो गए ना इफेक्टिवली, क्योंकि इनके पास 56 है। अब बाकी जो 1761 लोग हैं वो किस खाते में है, और उसमें से भी 1600 के करीब जो शेयर होल्डर है वो तो एक एक दो शेयर उनके पास है। वो तो कोई गुजरावाला बैठा है, कोई चीचावतनी बैठा है, कोई कराची बैठा है, कोई सिंगापुर बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है। ठीक है, वो तो कोई इकट्ठा ही नहीं होगा है। मतलब रियलिटी देखो, शालनी में कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। तो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, जो इस तरह के जिन्होंने कंपनी को रूल करना होता है ना, जो जिन लोगों ने कंपनी को रूल करना होता है ना, वो इतने कच्चे लोग नहीं होते, उन्होंने बड़े पक्के काम किए होते हैं। ठीक है, आप अब आप कहेंगे सर आप हर टॉपिक को आगे फेंक देते हैं कि सर आगे पढ़ोगे। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का, बिजनेस वैल्यूएशन का। उसके अंदर ये चीजें पढ़ते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनता कैसे, और ये उसमें एक हॉस्टाइल टेक ओवर की एग्जांपल भी होती है। हॉस्टाइल टेक ओवर्स क्या होते हैं कि कंपनी को पता ही नहीं चलता, कंपनी किसी और के हाथ में चली जाती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो हैं ये प्रैक्टिकली हो भी रही होती हैं कि आपको पता नहीं होता। इसीलिए ये जो पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग ना, ये कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करती है कि हमारी शेयर होल्डिंग किस तरीके से कंसंट्रेटेड है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितना है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितना है। ठीक है, ये सारी बातें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करते हैं। और यही चीज जो IAS 24 की मैं बात कर रहा था ना, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, ये सारी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। IAS 24 पूरा मैंने डिस्कस कर लिया है। IAS 24 में क्या है, ठीक है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपने ये डिस्क्लोज करना है कि मेरी रिलेटेड पार्टी कौन सी है, मेरी सब्सिडियरी कौन है, मैंने सब्सिडियरी से कितना परचेज किया हुआ है, मैंने अगर मेरा जो कस्टमर एक सब्सिडियरी है तो मैंने उसे कितना डिस्काउंट दिया है, मेरा अगर सप्लायर मेरा पेरेंट है तो मैंने उससे कितना डिस्काउंट लिया है। ये तमाम ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी की डिस्क्लोज करनी होती हैं, तभी जाके यूजर जो होता है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन कर सकता है। तो ये IAS 24 मैंने खेल में आपसे डिस्कस कर लिया है, तो सिलेबस हमारा पूरा 100 हो जाएगा इस टॉपिक के बाद। ठीक है, अब आप IAS 24 पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल हर चीज क्लियर हो जाएगी कि पेरेंट क्या होता है, सब्सिडियरी क्या होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है, हर चीज सिर्फ टर्म्स ही समझनी होती है मोटी मोटी। ठीक है, अब चूंकि एक दो मिनट रह गए, मैं जरा क्विकली इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं कि कंट्रोल कब एग्जिस्ट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है जब कंट्रोल एग्जिस्ट प्रिज्यूम्ड किया जाएगा। एक तो ये कि आपके मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स आपके पास हैं,
और दूसरा ये है कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपके पास लेस देन 50% शेयर्स भी हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ये, जैसे आपने अभी मुझे किसी की एग्जांपल दी, पीटीसीएल की एग्जांपल दी, किसी और की एग्जांपल दी कि आपके पास 48% शेयर्स हैं, लेकिन बाय कॉन्ट्रैक्ट यू ओन दी कंपनी, आपके पास उस कंपनी को रेगुलेट करने के या किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने की अथॉरिटी आ जाती है बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या बाय सम स्पेशल रेजोल्यूशन जो आपने पास की हुई है, या किसी और शिक के तहत, अब वो कुछ भी हो सकती है, तो आप तब भी इवन दो कि आपके पास 50% से लेस होल्डिंग है, आप उस कंपनी के पेरेंट हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास पोटेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, यानी आपके पास ऑप्शंस हैं या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आपके पास हैं, ठीक है, और अगर वो आप बॉन्ड एक्सरसाइज कर लेते हो, आपके पास 48% शेयर्स है मिसाल के तौर पे, यू ओन दी 48% शेयर्स, लेकिन आपके पास 15% शेयर्स के ऑप्शंस मौजूद है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास करंटली ऑप्शंस हैं, आप उनको एक्सरसाइज करोगे, आपकी होल्डिंग 63% हो जाएगी, तो इन दैट केस, ठीक है, आप उस कंपनी के फिर भी पेरेंट हो, क्योंकि आपके पास कन्वर्टेबल ऑप्शंस हैं या शेयर ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, तो उस केस में भी आप उस कंपनी के इफेक्टिवली मालिक होते हो, आप मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल एक्सर्ट कर सकते हो उस कंपनी के ऊपर। तो ये जो कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस में आपका कंट्रोल जो है वो एग्जिस्ट प्रिज्यूम्ड किया जाएगा, इसीलिए जो आपका जो सिलेबस है उसमें ये कंडीशंस लिखी हुई है स्पेसिफिकली। अच्छा, रिपीट करना, क्या रिपीट करूं? ये पॉइंट सर ये सी पॉइंट रिपीट कर दें। सी पॉइंट में ये है कि अगर आपके पास पोटेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स अगर एक्सरसाइज होते हैं तो आपकी होल्डिंग 50% से बढ़ जाएगी, तो इन दैट केस भी आप उस कंपनी के ऑनर कहलाते हो, पेरेंट कहलाते हो। आफ्टर एक्सरसाइज यूजिंग के बाद, अगर नहीं, बिफोर भी आप उसके कंट्रोल में हो, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल वोटिंग राइट्स हैं। लेकिन सच है कि हम कन्वर्ट ही नहीं करते लोन को, ये लिखा हुआ मेरे पास, सच है। वो करेंगे ना, आपके पास ऑप्शन तो है ना जी, आप कर तो सकते हो ना, ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद फिर होगा ना काम। वो तो आप एक्चुअली हो गए ना, वो तो फिर आप ए पार्ट में आ जाओगे ना, वो आप ए पार्ट में आ जाओगे, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस हैं और उतने ऑप्शंस हैं कि अगर आप उनको एक्सरसाइज करते हो तो आप उस कंपनी के 50% क्रॉस कर जाओगे, तब भी आपके पास कंट्रोल है उस कंपनी का। ठीक है जी, तो आई थिंक अब 7 बज गए हैं, दूसरे टीचर भी वेट कर रहे होंगे, बाकी स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन करना है, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। और कल ना इसको मैं बंद करने से पहले बता दूं, कल इसको ना ये पढ़ के आइएगा, 2-3 चीजें इसमें हैं, एक ये 2 पैराग्राफ है ये वाले, ठीक है, और उसके बाद ये ना एक मैंने प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये पढ़ के आइएगा। अब आप इस कंडीशन में हैं और इस स्टेज पे आप लोग एडवांस हो चुके हैं कि खुद से चीजों को पढ़ के अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और नाउ यू आर एट दिस एडवांस स्टेज कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड हो चुकी है, you can solely study topics। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।